Hello everyone, welcome to our channel Legal Mind Map. So today we'll cover documents of carriage of goods by sea. और हमारा जो ये सब्जेक्ट है इंटरनेशनल कमर्शियल लॉ है हमारा. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. इसमें हम डॉक्यूमेंट समझेंगे कि क्या क्या आपको यूज़ करने होते हैं जब आप अपने गुड्स को कैरी कर रहे हैं, ठीक है, सी के थ्रू. नाउ कैरेज ऑफ गुड्स बाय सी, वे टू शिप गुड्स बाय सी. एक्सपोर्ट्स यूज़ कंटेनर्स. अब एक्सपोर्टर्स जो होते हैं ना, वो कंटेनर्स यूज़ करते हैं, तो हम सबको ही पता है, हमने देखा भी होगा कई रील्स में, वीडियोस में, ठीक है, ताकि हम अपना गुड्स अपने ना सी के थ्रू दूसरी कंट्री में, दूसरी जगह पे पहुंचा पाए. सो यहाँ पे ना दो तरीके होते हैं इस तरीके से गुड्स भेजने के कंटेनर के थ्रू. पहला तरीका तो होता है फुल कंटेनर, यानी कि FCL. इसका मतलब होता है द एंटायर कंटेनर इज फिल्ड विद ओनली वन पर्सनस गुड, कि पूरा ही कंटेनर, एक पूरा कंटेनर एक ही आदमी के गुड्स से भरा हुआ, वो इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहा है गुड्स अपने, ठीक है. सो ये कब यूज़ किया जाता है? जब एक्सपोर्टर्स को ना लार्ज क्वांटिटी में गुड्स भेजने होते हैं. जैसे एग्जांपल है, एक कंपनी एक्सपोर्ट्स 1000 माइक्रोवेव्स दैट कम्प्लीटली फिल वन कंटेनर, दैट्स FCL. गॉट इट? वेरी इजी, कुछ डिफिकल्ट था नहीं इसमें. देन लेस कंटेनर लोड. अब इसमें क्या होता है, द कंटेनर इज शेयर्ड बाय गुड्स फॉर फ्रॉम मैनी एक्सपोर्टर्स. अब जो कंटेनर है वो शेयर करता है गुड्स अलग अलग एक्सपोर्टर से, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट एक्सपोर्टर्स के गुड्स जो है इसमें शेयर होते हैं. जैसे कि अब ये यूज़ कब किया जाता है? व्हेन द गुड्स आर टू फ्यू टू फिल अ फुल कंटेनर. जब गुड्स जो होते हैं ना बहुत कम होते हैं कि वो कंटेनर को फिल कर पाए. जैसे कि किसी पर्सन को कम यूनिट भेजना है तो उनके कंटेनर्स को शेयरिंग में डाल देते हैं. एग्जाम्पल है, जैसे एक्सपोर्टर ए है, उसको 10 बॉक्सेस ऑफ शूज सेंड करने, एक्सपोर्टर बी को 20 बॉक्सेस ऑफ क्लोथ्स, एंड बोथ यूज द सेम कंटेनर. सो इस तरीके से होता है. नाउ रोल ऑफ फ्रेट फॉरवर्डर्स एंड शिपिंग लाइंस. अब फ्रेट फॉरवर्डर्स क्या होते हैं और शिपिंग लाइंस समझते हैं अच्छे से. शिपिंग लाइंस, दे ओन एंड ऑपरेट शिप्स. तो शिपिंग लाइंस होती हैं जो ओन करते हैं और ऑपरेट करते हैं शिप को. शिप्स रन ऑन फिक्स शेड्यूल्स एंड गो टू स्पेसिफिक पोर्ट्स. तो फिश कह रही हूँ, सॉरी. शिप्स का जो स्केड्यूल होता है वो बिल्कुल फिक्स होता है एंड वो स्पेसिफिक पोर्ट्स पे जाती है. ये भी एकदम तय होता है, किसी भी कोई भी रोडवेज ट्रांसपोर्ट या बस की तरह नहीं है कि कहीं भी रुक सकते हैं या फिर कोई भी टाइम पे निकल सकते हैं. एग्जाम्पल, मार्क्स लाइन सेंड्स कंटेनर फ्रॉम इंडिया टू यूरोप एवरी वीक. तो ठीक है ना, अभी एक कंपनी हमने ली है जिसमें ये कंपनी जो है वो कंटेनर भेज रही है हर वीक इंडिया टू यूरोप. तो एक फ़िक्स टाइम और एक फ़िक्स्ड पोर्ट पे जा रहा है एंड एक स्केड्यूल बन गया है इसका फिक्स्ड, विच जो पूरा का पूरा बनेगा. बिकॉज शिप्स जो होती है उनको भी पूरी तैयारी करनी होती है, प्रिपरेशन करनी होती है. तो ऐसा नहीं होता कि कल फ़ोन आया तो आज रेडी हो जाता है. इट्स नॉट लाइक दैट. नाउ फ्रेट फॉरवर्डर्स, दे आर एजेंट्स हु हेल्प एक्सपोर्टर्स विद शिपिंग. तो ये वो एजेंट्स होते हैं जो एक्सपोर्टर्स की हेल्प करते हैं शिपिंग के थ्रू, लाइक शिपिंग में काफ़ी ज़्यादा, ठीक है. सो दे बुक स्पेस. तो ये क्या करते हैं, जैसे हम ट्रैवल एजेंट बुक करते हैं, वो हमारे लिए होटल्स बुक कर देते हैं, हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशंस बुक करते हैं, ठीक है, गाइड बुक कर देते हैं. सो सेम वे पे फ्रेट फॉरवर्डर्स होते हैं, ये एजेंट्स होते हैं जो एक्सपोर्ट में हेल्प करते हैं शिपिंग के थ्रू. सो इसके अंदर वो बुक स्पेस करते हैं शिप पर और डॉक्यूमेंट्स भी हैंडल करते हैं. तो जो एक्सपोर्टर होता है, यानी जिसका गुड है, उसकी एक हेडेक कम हो जाती है और वो इन चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देता, वो अपने गुड को सही तरीके से पहुँचाने पर ध्यान देता है. नाउ टू इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स. हाउस बिल ऑफ लैंडिंग HBL गिवन बाय द फ्रेट फॉरवर्डर्स टू द एक्सपोर्टर्स. ठीक है, सबसे पहले टू इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स क्या हैं? हाउस बिल ऑफ लैंडिंग, जो दिए जाते हैं किसके थ्रू? फ्रेट फॉरवर्डर के थ्रू एक्सपोर्टर्स को. देन मास्टर बिल ऑफ लैंडिंग MBL, ये भी दिया जाता है शिपिंग लाइन को टू द फॉरवर्डर्स. शिपिंग लाइन देती है किसको? फॉरवर्डर्स को, यानी कि जो आगे लेके जा रहे हैं गुड्स को, the agent. Now what is a bill of landing? BOL. Alright, so a bill of landing is a legal document issued when goods are put on a ship. तो bill of landing एक legal document होता है जो तब issue किया जाता है जब goods को ना हम ship में load करते हैं एक तरीके से. So it has three main purposes. It is a document of title.
तो ये एक डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है जिसका मतलब है ओनरशिप ऑफ गुड्स। तो हम बेसिक चीज़ें ऐसे वर्ड्स ना पिछली वीडियोस में भी कवर कर चुके हैं, तो अगर आप सीरीज़ में वीडियोस नहीं देख रहे हो तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है समझने में, इसलिए आप पूरा प्लेलिस्ट अच्छे से देखना ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना आए। सो इट मीन्स ओनरशिप ऑफ गुड्स। तो ये डॉक्यूमेंट होते हैं ओनरशिप के। हु एवर होल्ड्स द ओरिजिनल BOL, जो भी ओरिजिनल बिल ऑफ लैंडिंग होल्ड कर रहा है वो गुड्स को कलेक्ट कर सकता है डेस्टिनेशन से, ठीक है, जहाँ पे भी गुड्स पहुँच रहे हैं उसकी डेस्टिनेशन है। एग्जाम्पल है, इफ़ राज हैज़ द ओरिजिनल BOL, अगर राज के पास एक ओरिजिनल BOL है यानी बिल ऑफ लैंडिंग, तो सो द शिप कंपनी मस्ट गिव हिम द गुड्स, तो शिप कंपनी उसको गुड्स दे देगी, ठीक है, यानी जो रिसीव कर रहा है वो राज है, उसके पास BOL है। Now it is a receipt for goods, shows that the goods have been received by the shipping line। तो ये एक तरीके से रिसिप्ट है बिल ऑफ लैंडिंग, जिससे ये पता चलता है कि जो गुड्स है वो सेफली रिसीव कर लिए गए हैं एंड शिप लाइन ने गुड्स जो रिसीवर है उसको दे दिए हैं, रिसीव हो गए हैं, ठीक है ना। मैं लाइक मेंशन भी कर सकते हैं इसमें, जस्ट अ मोमेंट, या इसमें मेंशन भी कर सकते हैं शिप्ड इन गुड ऑर्डर, गुड्स लुक्ड ओके व्हेन लोडेड, यानी कि किस तरीके से गुड्स थे, क्या पोजीशन थी उनकी, मतलब एक तरीके से वो सेफ थे या नहीं थे, कोई टूटा हुआ तो नहीं था, कोई ख़राब तो नहीं था। वेट, क्वांटिटी एंड अननोन, द शिपिंग लाइन डिडंट चेक क्वांटिटी, तो शिपिंग लाइन अगर क्वांटिटी नहीं चेक करती है तो उसे मेंशन करना होता है, और अगर की है तो भी मेंशन करना होता है, ये सारी चीज़ें। Now it is a proof of contract. It contains the terms and condition। तो bill of landing एक प्रूफ होता है कॉन्ट्रैक्ट का, इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशन भी होती है अग्रीमेंट की, जिस तरीके से गुड्स को कैरी किया गया। एग्जाम्पल है, बिल ऑफ लैंडिंग में से हाउ द गुड्स आर पैक्ड, ये बताते हैं कि गुड्स कैसे पैक हुए थे, कौन से पोर्ट्स, अगर कोई बिग पोर्ट बीच में आ रहा है तो ऐसा कुछ हो, या फिर हु पेज द फ्रेट, तो कि किस तरीके से पेमेंट हो रही है, कौन एजेंट है, क्या पेमेंट मोड ऑफ पेमेंट क्या कर रहा है, ये सारी चीज़ें। वाई प्रेजेंटिंग द बिल्स ऑफ लैंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है यार, हम बेसिक लाइफ में भी तो ना रिसिप्ट लेते हैं ना हर चीज़ की, तो फिर वहाँ पे क्यों नहीं, इतना बड़ा कंसाइनमेंट होगा, इतने बड़े मतलब पूरा कंटेनर एक्सपोर्ट हो रहा है गुड्स का जिसे कोई रिसीव कर रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है एज इन प्रूफ। सो द ओरिजिनल BOL मस्ट बी शोन टू गेट द गुड्स एट द पोर्ट, तो ओरिजिनल BOL दिखाना ज़रूरी है अगर आपको गुड्स पोर्ट पे लेने हैं, तो भाई वो गुड्स का मालिकाना हक रख रहा है एक तरीके से, जो रिसीव कर रहा है, गुड्स सही हाथों में जा रहे हैं, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। If the shipping line gives the goods without seeing the BOL, it is at risk and can be sued। अगर शिपिंग लाइन ना देती है गुड्स बिना किसी BOL के, तो गुड्स एक रिस्क में है और शिपिंग लाइन भी सू कर सकते हैं इस चीज़ में, ठीक है। प्रेजेंटिंग द बिल ऑफ लैंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। अब यार हम किसी भी हम लाइक नॉर्मली भी हम रिसिप्ट लेते हैं ना, तो ये तो इम्पॉर्टेंट होता है। सो द ओरिजिनल बिल ऑफ लैंडिंग मस्ट बी शोन टू गेट द गुड्स एट द पोर्ट, हूसोएवर इज रिसीविंग, जो भी पर्सन रिसीव कर रहा है ना पोर्ट पे गुड्स को, उसको बिल ऑफ लैंडिंग दिखाना ही पड़ेगा, ताकि ये दिखाने के लिए कि राइट नाउ ही हैज़ द ओनरशिप टू टेक दिस गुड्स अवे फ्रॉम द पोर्ट, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, और इतना बड़ा कंसाइनमेंट होता है, बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, इतना यूनिट ऑफ गुड्स जाता है, बहुत लाखों करोड़ों का काम होता है ये, तो इसमें तो ये तो लाइक आप सोच भी नहीं सकते इस चीज़ को, तो कि बिना उसके भेज दिया जाए गुड्स किसी के भी हाथों में, ठीक है। सो इफ़ द शिपिंग लाइन गिव्स द गुड्स विदाउट सीइंग, अगर शिपिंग लाइन गुड्स को दे रही है बिना देखे, ठीक है, BOL को, तो वो एक रिस्क में आ जाएंगी और उन्हें कोई भी स्यू कर सकता है, कोई भी मतलब पार्टीज ऑफ कोर्स। नाउ मल्टीपल कॉपीज, यूजुअली 3 ओरिजिनल BOLs आर मेड। कितने BOLs बनाए जाते हैं? यूजुअली 3 ओरिजिनल BOLs आर मेड। वंस anyone is used to collect the goods, the other 2 are no longer valid। अगर एक बार किसी ने भी गुड्स को कलेक्ट किया तो फिर दूसरे 2 जो है वो वैलिड नहीं होंगे। नाउ एग्जाम्पल है, इफ़ 1 ओरिजिनल BOL इज़ यूज एट द पोर्ट, अगर एक ओरिजिनल BOL जो है वो पोर्ट पे यूज़ हो गया है गुड्स को कलेक्ट करने के लिए, तो बाकी अदर जो है 2 जो है, जैसे कि देखो ना ये 3 कॉपीज़ है, ये है ओरिजिनल और ये एक और कॉपी है, ये एक और कॉपी है, अगर ये यूज़ हो गया पोर्ट पे कलेक्ट करने के लिए, इनका क्या काम, ये तो सिर्फ एक ऑप्शन के लिए बनाई गई थी, सो नाउ इनका कोई काम नहीं है, ये बेकार हो जाएंगी, ठीक है। Now special words on a bill of landing। Yeah, so sometimes bill of landing has special terms printed।
तो बिल ऑफ लैंडिंग की कुछ स्पेशल टर्म्स होती है, वो प्रिंटेड होती है, जैसे कि शिप्ड इन अपेरेंट गुड ऑर्डर, यानी कि गुड्स जो है वो लाइक ठीक लग रहे हैं जिस टाइम पे उनको लाइक ऑन दी आउटसाइड, बाहर से जितना पैक में उनको देख पा रहे हैं, जिस टाइम पे उन्हें लोड किया जा रहा है ऑर्डर के टाइम, वो ठीक लग रहे हैं उस टाइम पे। यानी कि देखो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि गुड्स ना जिस टाइम पे लोड किए जाते हैं शिप में, उस टाइम भी वो ठीक स्थिति में होने चाहिए, अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, और या फिर जो भी उनकी कंडीशन है उसी सेम कंडीशन में उनको आगे तक पहुंचाना इज़ इम्पॉर्टेंट एंड कंपल्सरी, अदरवाइज़ काफ़ी ब्रीच एंड काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं उस बीच। Now shippers load and count. The exporter packed and count the goods. जो एक्सपोर्टर है वो पैक करता है गुड्स को, तो काउंट भी करता है गुड्स को, ठीक है। शिपिंग लाइन ये काम नहीं करती है। देन वेट एंड क्वांटिटी अननोन, वेट और क्वांटिटी नोन नहीं होती है, शिपिंग लाइन को ये बात नहीं पता होती है कि गुड्स की क्वांटिटी क्या है, ठीक है। बिकॉज ऑलमोस्ट गुड्स इस तरीके से पैक होते हैं कि उनको निकाल के अलग अलग करके क्वांटिटी चेक करना इज़ डिफ़िकल्ट। सो दीज प्रोटेक्ट द शिपिंग कंपनी, तो ये शिपिंग कंपनी को प्रोटेक्ट करती है अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है तो, बिकॉज उनको तो वो तो अज्ञात है बेसिकली, उनके पास जो एजेंट है, जो काम है वो कर रहे हैं, वो एक तरीके से ड्राइवर है जो लेके एक किनारे से दूसरे किनारे गुड्स को लेके जा रहे हैं। नाउ कॉन्ट्रैक्ट्स अदर देन बिल ऑफ लैंडिंग, अब और बिल ऑफ लैंडिंग के अलावा क्या कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, ठीक है। चार्टर पार्टी, समटाइम्स बिग एक्सपोर्टर्स डोंट जस्ट सेंड कंटेनर्स, कभी कभार बिग एक्सपोर्टर्स ना कि सिर्फ कंटेनर सेंड करते हैं बल्कि वो पूरी की पूरी शिप को भी हायर कर लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं चार्टर। ओके, बड़ी बातचीत समझ लीजिए इसे। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चार्टर्स। नाउ बेयर बोट, पहले तो आता है बेयर बोट, 3 टाइप ऑफ चार्टर्स में बेयर बोट, या फिर इसको हम डिमाइस चार्टर भी बोल सकते हैं, ठीक है। द शिप इज़ गिवन विदाउट क्रू और स्टाफ, इसमें जो शिप है उसे बिना किसी क्रू और स्टाफ के दिया जाता है, ठीक है। द पर्सन हु हायर्स द शिप, जो पर्सन हायर करता है शिप को उसे कहते हैं हम चार्टरर, ओके। और मैनेज एवरीथिंग, और वही सब मैनेज करता है इंक्लूडिंग हायरिंग द कैप्टन एंड क्रू, ऑलराइट। एग्जाम्पल है, अ माइनिंग कंपनी हायर्स अ शिप फॉर 6 months टू कैरी कोल एंड सप्लाइज इट ओन स्टाफ, ऑलराइट। समझ आ रहा है, ईजी है ये भी, ठीक है, बट काफ़ी बड़े लेवल पे गेम है। नाउ टाइम चार्टर, द शिप इज़ हायर्ड फॉर अ स्पेसिफिक टाइम, जो शिप है वो हायर की जाती है एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। द शिप ओनर प्रोवाइड्स द क्रू, जो शिप ओनर है वो प्रोवाइड करता है क्रू को, एंड द चार्टरर गिव्स इंस्ट्रक्शंस अबाउट वेयर द शिप शुड गो, जो चार्टरर है वही इंस्ट्रक्शन देता है कि शिप कहाँ कहाँ जाएगी। एग्जाम्पल है, Petronas hires a ship from Minsk for oil transport for 1 year. The crew is provided by Minsk. Okay, ठीक है, ये ईजी था आई थिंक। लाइक इसमें चार्टर जो है वही इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि कहाँ जाना चाहिए, और जो क्रू है वो शिप वाले जो है ना, शिप ओनर जो है वो हायर कर रहा है इसके अंदर टाइम चार्टर में। और जो शिप है ना, इसमें टाइम का गेम है इसके अंदर कि वो स्पेसिफिक टाइम के लिए, लाइक समझ लो ऐसा मान के चलो कि मैंने कहा है कि शिप जो है 15 दिन के लिए मैं हायर कर रहा हूँ, 15 दिन में मैं जहाँ जहाँ लेके जाना चाहता हूँ मैं लेके जाऊँगा अपना सामान डाल के, दैट इज़ समथिंग। नाउ वॉयेज चार्टर, द शिप इज़ हायर्ड ओनली फॉर 1 or more ट्रिप्स, इसमें जो शिप है वो चार्टर की जाती है 1 or more ट्रिप्स के लिए। इट्स द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ चार्टर, पेमेंट इज़ कॉल्ड फ्रिज, जो पेमेंट है उसे बोलते हैं इसकी फ्रिज। अ कंपनी हायर्स अ शिप टू कैरी राइस फ्रॉम इंडिया टू दुबई जस्ट वंस, तो जैसे एक कंपनी है उसने हायर किया है शिप को, वो राइस करना चाहती है कैरी इंडिया से दुबई तक एक बार के लिए, तो ये वॉयज चार्टर में आ जाएगा, ठीक है। नाउ चार्टरिंग प्रोसेस, हाउ इट हैपन्स, ऑफन हैंडल थ्रू शिप ब्रोकर्स यानी कि एजेंट्स, तो ये प्रोसेस शिप ब्रोकर्स के थ्रू हैंडल किया जाता है जिन्हें हम एजेंट के नाम से जानते हैं अपनी आम भाषा में। स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्स आर यूज सच एज बेयरकन फॉर बेयर बोट, ठीक है, ये स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के नाम हैं। देन शेल टाइम फॉर द टाइम चार्टर, एंड इसका नाम मुझे लेना नहीं आ रहा है, ठीक है, इसको और इस नाम से भी बुलाते हैं, शेल वॉय फॉर वॉय चार्टर। क्या होता है ना कि कुछ चीज़ों के नाम मैं 4 बार कोशिश कर लूँ तब भी मुझसे नहीं प्रोनाउंस होते, तो और मैं वीडियो में फिर उसके बाद
स्टैम्पर करूँ वो पॉसिबल नहीं है कि इतना लंबा खींचूँ, तो दैट इज़ वाई मैं बोल देती हूँ साफ। स्पेशल कंडीशंस कॉल्ड राइडर्स क्लॉज कैन बी एडेड। तो स्पेशल कंडीशंस होती हैं वो भी ऐड की जाती है अगर कोई राइडर की क्लॉज है तो, ठीक है। राइडर यानी ऑफ कोर्स द पर्सन हु इज़ टेकिंग इट, साथ में जो राइड कर रहा है शिप पे ना। इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो है इसमें, राइडर क्लॉज जो होते हैं वो राइडर क्लॉज इज़ ओवर राइड स्टैंडर्ड टर्म्स इफ़ देयर इज़ अ डिफरेंस, ठीक है। अगर राइडर क्लॉजेज है वो ओवरराइड कर सकते हैं स्टैंडर्ड टर्म को। स्टैंडर्ड टर्म क्या होती है? जो कॉमन टर्म्स होती है जो हर कॉन्ट्रैक्ट में होती है। तो राइडर की क्लॉजेज कुछ ऐसे हो कि जो इनको ओवरराइड करे, यानी कि कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स ना उसमें से मानी जाए, तो तब एक डिफरेंस बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो एक डिफरेंस लेकर आता है। द शिप मस्ट बी सी वर्दी, यानी कि सेफ एंड फिट फॉर ट्रैवल। सी जो है वो शिप जो है सॉरी वो इतनी सेफ़ होनी चाहिए कि उसे ट्रैवल आराम से करा जाए, उसके साथ दूर जाना होता है, गुड्स को लेके जाना होता है, तो सारी चीज़ें फिट होनी चाहिए, चेक होनी चाहिए उस शिप की। ऑलराइट, नाउ बेलमेंट, ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ गुड्स। बेलमेंट है ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ गुड्स। अब बेलमेंट हैपन्स व्हेन वन पर्सन गिव्स गुड्स टू अनदर। बेलमेंट तब होता है जब एक पर्सन, जो बेलमेंट आपने पहले भी सीखा है, डोंट से कि आपको बेलमेंट नहीं पता, ठीक है। सो बेलमेंट होता है जब एक पर्सन होता है ना वो दूसरे को गुड्स देता है, ठीक है। आई थिंक ये आपने कॉन्ट्रैक्ट में सीखा है। सो वन पर्सन गिव गुड्स टू अनदर फॉर सेफ कीपिंग, यानी कि दूसरे को गुड्स दे रहा है ताकि वो ध्यान से रख सके दूसरा पर्सन गुड्स। तो पर्सन जो रिसीव कर रहा है ना गुड्स को, उसे बेली कहते हैं। मस्ट बी टेक केयर ऑफ देम। इन शिपिंग द कैरियर बिकम्स द बेली। जो शिपिंग है ना, जो कैरियर होता है जो लेके जा रहा है वो बेली होता है, ठीक है। व्हेन इट रिसीव्स द गुड, जब उसे रिसीव हो जाते हैं गुड तब, यानी उसको गुड का पूरा ध्यान रखना होता है। उसके पास ओनरशिप नहीं है बट वो ध्यान रखेगा। नाउ ड्यूटीज़ ऑफ अ बेली। बेली की ड्यूटीज़ क्या है? टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स। रीजनेबल केयर करे गुड की। रिटर्न देम सेफली, उन्हें सेफली रिटर्न करना है। एक्सप्लेन करना है अगर वो गलती से भी डैमेज हो गए या फिर लॉस्ट हो गए, किस रीज़न से हुए। कभी कभार क्या होता है उस पर्सन की भी गलती नहीं होती। आप शिप में इतना सामान लेके जा रहे होते हो एंड यू नो सीख से निकलना इज़ नॉट ईजी टास्क। वेदर कंडीशंस होती है, बहुत सी अदर चीज़ें होती है। मैंने पूरे शिप को भी डूबे हुए देखा। अगर आपने कुछ ऐसी रील्स देखी है, न्यूज़ पढ़ी है, तो पूरे जो लाइक वो शिप्स होते हैं ना जो पूरा लाइक कार्स वगैरह को एक्सपोर्ट कर रहे थे, वो तक डूबे हैं। तो हालांकि इन सब में इंश्योरेंस कंपनी आके हेल्प कर देती है, बट फिर भी तो कुछ भी हो सकता है। नाउ सो कैन नॉट ब्लेम एम्प्लॉयज़। तो एम्प्लॉयज़ को ब्लेम ना किया जाए। द बेली इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो अगर ऐसी कोई गलती होती है जो उसके भी कंट्रोल में नहीं थी तो बेली वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि उस टाइम पे जिस टाइम पे गुड्स जा रहा है तब तो बेली के पास ही है ना, तो कोई और रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है? उस पर्सन को रिस्पॉन्सिबल ठहरा नहीं सकते जो वहाँ पे है ही नहीं। लीगल ऑप्शंस इफ़ गुड्स आर लॉस्ट और डैमेज। If something goes wrong, the goods owner can be sue under contract. तो sue कर सकते हैं गुड ओनर कॉन्ट्रैक्ट के अंडर। if the BOL terms are broken, अगर BOL की टर्म्स ब्रोक हुई है तो टॉट के अंडर भी sue कर सकता है कोई wrongful एक्ट के लिए। sue under bailment for not protecting the goods, ठीक है। ये ईजी था, मुझे इसमें कुछ ट्रांसलेट करने वाला नहीं लगा। अब आ जाते हैं हम केस लॉ पे। सेज है टोंग बैंक वर्सेस रैम्बलर साइकिल को। इसमें क्या हुआ था, जो शिपिंग कंपनी थी उन्होंने गुड्स दिए थे किसी को, वो भी बिना BOL को देखे। भाई ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर किया आपने, ठीक है। सो अब जो डिसीजन था वो ये था कोर्ट का कि द कोर्ट सेड द शिपिंग कंपनी वाज रॉन्ग एंड लायबल। कोर्ट ने कहा कि शिपिंग कंपनी जो है वो गलत है और लायबल है, यानी पूरी जिम्मेवार है। एंड डिलीवरी विदाउट BOL इज़ अ रिस्क। आप BOL के बिना डिलीवरी दे रहे हो, बहुत बड़ा रिस्क है, ठीक है। देन नेक्स्ट इज पैन यूनाइटेड शिपिंग वर्सेस कैंट्रोवेंसी, अगेन अ डिफिकल्ट प्रोनाउंसिएशन, शिपिंग 2004। The court discussed when a ship is considered bareboat chartered, ठीक है। सो कोर्ट है इसमें डिस्कस करता है कि कब एक शिप को कंसिडर किया जाएगा बेयर बोट चार्टर। ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया। आ जाते हैं वापस हमारे बेयर बोट पे, या हेयर इट इज़। बेयर बोट को और क्या कहते हैं? डिमाइस चार्टर। द शिप इज़ गिवन विदाउट क्रू और
स्टाफ, द पर्सन हु हायर्स द शिप, यानी जो चार्टरर है वो मैनेज करता है सब कुछ, इंक्लूडिंग हायरिंग द कैप्टन एंड क्रू। यह है ना, ये हमने पढ़ा था, तो इसलिए मैंने आपको दोबारा याद दिला दिया विद द केस लॉ। सो द कोर्ट डिस्कस्ड व्हेन द शिप इज, कब शिप को कंसिडर किया जाएगा बेयर बोट चार्टर्ड, ठीक है। सो डिसीजन क्या था कि इफ़ द ओनर गिव्स अ फुल कंट्रोल, अगर ओनर जो है फुल कंट्रोल दे देता है, ठीक है, इट इज़ अ बेयर बोट चार्टर, यानी कि अब उस पर्सन के पास कंट्रोल आ गया ना जिसने हायर किया शिप को। सो द चार्टर कैन देन कंट्रोल क्रू, तो चार्टर ही क्रू को कंट्रोल करेगा, कैप्टन को कंट्रोल करेगा और रूट को भी चार्टर ही कंट्रोल करेगा, ठीक है। यानी जो हायर कर रहा है, अगर वो कह रहा है कि नहीं नॉर्थ से नहीं उधर से जाओ, तो वो वहाँ से जाना पड़ेगा, वो पूरा सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो तब ऐसी सिचुएशन के अंदर कोर्ट ने डिसीजन लिया था कि तब हम बेयर बोट चार्टर्ड की कैटेगरी में डालेंगे, ठीक है। देन वन मोर केस, द पायनर कंटेनर, इसमें क्या था, व्हाट हैपेंड, गुड्स वर शिप बाय अ कैरियर हु डिडंट हैव अ डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसी शिप कैरी कर रही थी गुड्स को जिनके पास एक डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं विद द कार्गो ओनर, तो कार्गो ओनर के पास डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। सो डिसीजन क्या आया कोर्ट का, जो कैरियर स्टिल बिकेम अ बेली, जो कैरियर है वो स्टिल एक बेली रहेगा, ठीक है। वो ओन करता है पूरी ड्यूटी ऑफ केयर, वो गुड्स को प्रोटेक्ट करने की, जो शिप पे प्रेजेंट है और उस गुड्स को लेके जा रहा है जिसकी जिम्मेदारी है, तो उसे हम बेली काउंट करेंगे और उसकी पूरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो विद केयर गुड्स को लेके जाए दूसरे तरफ। ओके, नाउ द इस्ताना 6 मलेशियन एमरल्ड कोर्ट, ओके, व्हाट हैपेंड, कैरियर गेव गुड्स विदाउट सीइंग BOL, अगेन इसमें सेम चीज़ थी, बिना BOL के गुड्स दिए, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, BOL के बिना तो देने ही नहीं है गुड्स, ठीक है। सो डिसीजन क्या था कि कैरियर जो है वो लाइबल है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट बेलमेंट एंड टॉट ऑफ कॉन्वर्सेशन, या ठीक है यार, अगर मेरी तरफ से कोई भी आपको लाइक प्रोनाउंसिएशन इशू आता है या कोई ऐसा लगता है कि कहीं इन्फॉर्मेशन इधर उधर हुई है, तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि कोई भी इन्फॉर्मेशन में कन्फ्यूजन आ रही है आपको कि मैम ये इधर उधर हुआ है, वो इधर उधर हुआ है, तो डेफिनेटली मैं उसको देखूंगी, चेक करूंगी, और अगर वैसे मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन पूरी तरीके से चेक करके अपनी प्रेजेंट करी है। स्टिल कभी कभार होता है कि अगर किसी भी पर्सन को डाउट आता है तो मैं वो डाउट क्लियर कर सकती हूँ। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि प्रोनाउंसिएशन में कोई इशू आता है तो उसके लिए आई एम सॉरी, मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती, आई एम ट्राइंग, बट मैं वीडियो को टाइमली फिनिश करना है, इफ़ेक्टिवली अच्छे से एक्सप्लेन करना है, तो कभी कभार प्रोनाउंसिएशन में मैं थोड़ा सा लेट गो खुद भी कर देती हूँ कि मैं उसको बहुत क्लियर ऐसे नहीं रखती, क्रिस्प की एकदम रखना ही रखना है, अनलेस वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर कोई कॉन्सेप्चुअल प्रोनाउंसिएशन है कि कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, इसको लर्न करना है आगे के लिए भी, तब मैं प्रोनाउंसिएशन के ऊपर खास ध्यान देती हूँ। एंड वन मोर न्यूज़ फॉर यू ऑल, अगर आप वीडियो के एंड तक रुक रहे हैं तो और सुन रहे हैं मुझे, तो कि अब नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे, यानी नोट्स के लिए अब आपको पे नहीं करना पड़ेगा, नोट्स आपको फ्री में मिलेंगे। तो ये न्यूज़ वही सुन सकते हैं वो लकी पर्सन जिन्होंने मेरी वीडियो एंड तक देखी है। ऑलराइट, so that's it in this video. Don't forget to like, share and subscribe. Thank you.